एक गांव के अंदर शादी समारोह चल रहा था। उसी शादी समारोह में पड़ोस गांव की भी एक महिला आई हुई थी। शादीशुदा वो महिला अपने बच्चे के साथ थी, इसलिए उसे खाने पीने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी उसने 15 साल के एक बालक को आवाज़ लगाई, उससे कहा कि भैया मेरी कुछ मदद कर दो। जैसे ही वो लड़का उसके पास आता है, वो जो भी उससे खाने पीने के सामान मंगाए जा रहे थे वो लाकर दे रहा था। दरअसल वो महिला देखने में बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसी बात को देखते हुए एक और लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। वो 16 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं, बहुत ही गहरे दोस्त। जब वो 16 साल का लड़का उसे चिढ़ाता है, परेशान करता है, कहता है कि ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तभी बातचीत करते करते वो कहता है कि अगर तेरी इससे दोस्ती होती है तो मैं भी दोस्ती करूंगा। जैसे हम लोग आज तक बचपन में हर चीज को मिल बांट कर खाते रहे हैं, तो यहाँ भी हम मिल बांट कर ही दोस्ती करेंगे। ये बात दोनों में तय हो जाती है और देखते देखते महिला से नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। नजदीकियां बढ़ने के साथ साथ ही महिला के साथ वो दोनों के शारीरिक संबंधी बन जाते हैं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था और वक्त के साथ साथ इन दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो बचपन की दोस्ती है इसमें दरार पड़ जाएगी और दरार पड़ने के बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कत्ल हो जाएंगे, वो भी भयानक रूप में। न केवल इस कहानी में कत्ल होते हैं, बल्कि 3 जिंदगियां पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है मोतिहारी। बात कर रहा हूँ 18 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास। नेपाल देश का एक इलाका लगता है चितवन, और चितवन के उस इलाके में बोरी के अंदर कुछ भरा हुआ सामान रखा हुआ था। तभी राहगीर वहां से गुजर रहे थे। एक राहगीर ने उस बोरी को अपने कब्जे में लिया। वहां आसपास में कुछ और लोग भी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर मेरा हक भी है। जब ऐसे ही बातचीत करते करते उस बोरी का मुंह खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें एक शादीशुदा महिला की लाश निकल के आती है। और जैसी लाश निकलती है, लोगों में चीख पुकार मच जाती है। उसके बाद मौके पर पुलिस आती है, और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो डॉग स्क्वाड भी मौके पर आता है। और जैसे ही डॉग स्क्वाड की मदद से ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये महिला कौन है, किसकी लाश है, जब ये तमाम सबूत जुटाए जा रहे थे तो पास में ही एक और बोरी मिलती है। उस बोरी का मुंह खोला जाता है तो उसके अंदर भी एक और लाश निकलती है। ये दोनों लाशें किसकी हैं? कौन है ये महिला, कौन है ये पुरुष, किसने इसकी हत्या की है? नेपाल पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ था। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मरने वालों की कोई शनाख्त नहीं हो पा रही थी। इसलिए पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछा। पुलिस ने जाकर सीसीटीवी कैमरे की भी तलाश की, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सिर्फ एक बात का पता चलता है कि दोनों लाशों को एक ही साइकिल पर रखकर एक व्यक्ति लगातार आगे बढ़ रहा है, जा रहा है। कौन है वो व्यक्ति, उसके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन चेहरा उसका धुंधला था, साफ नहीं था, इसलिए इस कातिल का भी पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस ने हर तरह के सबूत जुटाने की कोशिश की तो पुलिस को एक थैला मिलता है। उस थैले पर एक एड्रेस लिखा था, एक पता लिखा था। भारत की एक प्रदेश है बिहार प्रदेश का ही एक जिला है मोतिहारी, और मोतिहारी का ही एक इलाका है सुगोली। दरअसल सुगोली की एक दुकान का उस पिन्नी पर, उस थैले पर एड्रेस लिखा हुआ था। अब नेपाल की पुलिस सीधा यहाँ मोतिहारी के उस सुगोली इलाके में आती है, पुलिस के पास आती है। पुलिस आकर कहती है कि हमें 2 लाशें मिली हैं। एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 30 या 31 साल के आसपास रही होगी, और एक और है जिसकी उम्र लगभग ऐसे 20 या 21 साल के आसपास रही होगी। पुलिस ने जैसे ही ये बात सुनी, पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको हम लगभग 15 से 20 दिन से लगातार तलाश कर रहे थे, वो लोग नेपाल में क्या कर रहे हैं। नेपाल पुलिस की पूरी कहानी सुनने के बाद मोतिहारी की सुगोली थाना की पुलिस थोड़ी सक्रिय होती है और अपने ही डायरी के पन्नों को पलटना शुरू कर देती है। पुलिस को याद आता है कि लगभग 15 दिन पहले, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी। दरअसल फुलवरिया गांव का रहने वाला एक रितेश शाह होता है, जो कि कई दिनों से लापता था। उसका पिता लगातार थाने के चक्कर काट रहा था, कह रहा था कि साहब मेरा बेटा लापता हो चुका है, गायब हो चुका है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, चाहे कोई रिश्तेदारी हो, चाहे उसका कोई दोस्त हो, चाहे उसका कोई जान पहचान का हो, लेकिन मेरे बेटे का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस को थोड़ी लाज आती है और 30 अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज कर देती है, जबकि वो लड़का 23 अक्टूबर 2023 को लापता होता है।
पुलिस ये पूछती है उस लड़के के पिता से कि तुम्हें किसी पर शक है, तो वो एक नाम लेता है। वो कहता है कि मेरा जो शक है उसका बचपन का दोस्त है जिसका नाम ऋषभ है। ऋषभ भी हमारे ही गांव का रहने वाला है और ऋषभ की एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है, अवैध संबंध है। उस महिला के बारे में पता चलता है संजू देवी उर्फ अस्मिता, जो कि सुगांव की रहने वाली होती है। नेपाल में जो 2 लाशें मिली थी वो दोनों लाशें इन्हीं की थी, यानी कि संजू देवी उर्फ अस्मिता, साथ ही उसका जो प्रेमी होता है ऋषभ। अब पुलिस के लिए अभी तक बड़ा सवाल था कि आखिरकार ऋषभ और दूसरा उसके संजू देवी कहां गायब हो चुके हैं, जबकि उनकी लाशें मिली हैं। अब ऐसी स्थिति में पुलिस खुद परेशान हो जाती है कि शायद रितेश ने ही इन दोनों की हत्या कर दी है। अब पुलिस रितेश को तलाश करने की कोशिश कर रही थी और उसके पिता, जिसने कि मुकदमा दर्ज कराया था अपहरण का, उसके पिता से पूछताछ करती है तो पिता कहता है कि साहब मैं तो अपने बेटे के गायब होने की खुद FIR करा के आया हूं और लगातार चक्कर काट रहा था, आप हम पे ही शक कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए फिर एक और नाम सामने आता है और वो नाम था अखिलेश भगत का। दरअसल अखिलेश भगत सुगांव का रहने वाला होता है और संजू देवी उर्फ अस्मिता का शौहर होता है, पति होता है। पुलिस इसकी तलाश में जुट जाती है और पुलिस जब तलाश में जुट जाती है, कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार 2 जनवरी 2024 को पुलिस को सूचना मिलती है कि कोबैया एक जगह है, गांव है, वहां पर वो अखिलेश भगत आपको मिल जाएगा। पुलिस इस अखिलेश भगत को पकड़कर थाने लेके आती है, उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे जब सख्ती से पूछा तब वो कहानी तोते की तरह पढ़ने लगता है, बताने लगता है। दरअसल वो बताता है कि साल 2013 में उसकी संजू देवी उर्फ अस्मिता से शादी होती है। दोनों की जिंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी और वक्त के साथ साथ उसको 2 बच्चे भी पैदा होते हैं, दोनों बेटे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब से लगभग 6 साल पहले वो एक शादी समारोह में अपने मामा के गांव में गई हुई थी। मामा का गांव लगता है फुलवरिया, और फुलवरिया में ही उसकी रितेश और ऋषभ से दोस्ती हो जाती है। इस बात की खुद को जानकारी अखिलेश भगत को होती नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी से वो 10 साल छोटे दोनों लड़कों से अवैध संबंध बने हुए थे और वो तीनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक थे, करीब थे। लेकिन इसी बीच क्या नाम है इसका, ऋषभ ने इसके अखिलेश भगत से कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी के इस रितेश के साथ अवैध संबंध है, वो गलत काम करता है, तुम्हारी पत्नी को लगातार परेशान करता है। जैसे अखिलेश भगत ने ये बात सुनी, अपनी पत्नी के पास जाता है, जाकर पूछता है कि क्या तुम्हारे रितेश के साथ अवैध संबंध है, क्या तुम्हें परेशान करता है? वो कहती है कि अवैध संबंध नहीं है, बल्कि मुझे परेशान करता है। यानी कि पत्नी अब ऋषभ के कहने पर चल रही थी। और फिर जब ये तय हो जाता है, तय करने के बाद तीनों यानी कि अखिलेश भगत, उसकी पत्नी संजू देवी, साथ ही बात बताने वाला ऋषभ, ये तीनों एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद 23 अक्टूबर 2023 को ये मोतीहारी का एक डेरा इलाका लगता है, वहां पर इस रितेश को बुलवा लेते हैं और साथ में इस अखिलेश भगत का एक और दोस्त होता है विनय, उसको भी मौके पर बुलवा लेते हैं। जैसे ही इस रितेश से बातचीत कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, उसने पूरी कहानी शादी से मुलाकात से लेके हर एक चीज अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में ऋषभ आदेश कर देता है और अखिलेश भगत उसका गमछी से गला घोंटकर हत्या कर देता है। जैसे इसकी हत्या होती है, हत्या करने के बाद अब इसे केसरिया थाना लगता है, वहां का एक गांव है गोपालपुर, यहीं का विनय रहने वाला था। अपने ही गांव के पास में गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे में इस रितेश शाह की लाश को दबा दिया जाता है। उसे यहाँ से अपने घर अपनी जगह से चले जाते हैं। लगभग 1 सप्ताह बीतने के बाद संजू देवी उर्फ अस्मिता अपने प्रेमी, यानी कि एक प्रेमी तो उसका मर चुका है, अब दूसरा प्रेमी बचता है ऋषभ, उसके साथ वो कहीं भाग जाती है। अखिलेश भगत अपनी पत्नी को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी मिल नहीं रही थी। किसी ने बताया कि तुम्हारी पत्नी यहाँ से नेपाल की तरफ हमें जाते हुए देखा है। नेपाल का और उस जगह का जो रास्ता है जहां पर ये रहते हैं, लगभग 1.5 घंटे का आसपास का रास्ता है। वो जाता है और जाने के बाद अपनी पत्नी को तलाश करने की कोशिश करता है। तो जो जगह बताई गई थी उसी जगह पर उसकी पत्नी मिल जाती है। उसने अपनी पत्नी को ऋषभ के साथ अनैतिक रिश्ते में देखा, अवैध संबंध बनाते हुए देखा। तब वो समझ नहीं पाया था कि रितेश की जो हत्या हुई है, रितेश की हत्या के साथ साथ इसकी भी हत्या होनी चाहिए थी। और उसने अपनी पत्नी को और पत्नी के प्रेमी को इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि उसे इस रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। वो साथ में रहते हैं, साथ में रहने के बाद जब ये इसकी पत्नी संजू देवी घर के बाहर कपड़े धो रही है और ये जो इसका साथी होता है ऋषभ, ये कमरे में सोया हुआ था, लेटा हुआ था। इसी बीच उसके पास जाता है और चुपके से उसके गले में गमछा डालता है और गमछा डालने के बाद पूरी ताकत से उसका गला दबा देता है। यानी कि अखिलेश भगत उसे ऋषभ को संभलने का मौका भी नहीं देता और उसकी वो हत्या कर देता है। और हत्या करके वो वहां से हटा ही था कि उसकी पत्नी संजू देवी उसे अपनी आंखों से उसकी हत्या करते हुए देख लेती है। जैसे वो चीखने की कोशिश
करती है तुरंत ही वो अपनी पत्नी को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे भी कमरे में लेके आता है। पहले तो उसे मारता है, पीटता है, उसके बाद उसका भी गला दबाकर हत्या कर देता है। अब वो सोच रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उसने इन दोनों लाशों को बोरी के अंदर भरा, साइकिल पर सर से फिट किया और साइकिल पर रखकर वो दूर कहीं फेंकने की कोशिश में था, लेकिन ज्यादा दूर जा नहीं सका और इसी बीच में उसने जंगल के रास्ते चितवन के पास उन लाशों को फेंक देता है। नेपाल की पुलिस को लाशें मिलती हैं और उसके पास मिलता है एक थैला और थैले पर सुगोली थाना क्षेत्र के एक दुकान का एड्रेस लिखा हुआ था। आखिरकार अखिलेश ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और खुलासा करने के बाद जो यहाँ के एएसपी होते हैं राज, इस घटनाक्रम का खुलासा करवाते हैं और साथ ही इस आरोपी जिसका नाम अखिलेश भगत होता है उसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं। उनका कहना है कि इस घटनाक्रम में यदि कोई और भी शामिल होगा तो किसी और को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसमें न केवल 3 लोगों की हत्या हो जाती है बल्कि अखिलेश भगत जिसकी जिंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी और अखिलेश भगत के 2 बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी इस पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। काश के इस महिला ने एक गलत कदम ना उठाया होता। शादीशुदा महिला थी, उसकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। नाबालिग लड़कों से दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद अवैध संबंध से उसने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। इस महिला को अगर उन लड़कों से ज्यादा ही दोस्ती थी तो पति को छोड़कर कहीं दूर पहले ही निकल जाती तो शायद ये 1-2 नहीं, ना तो कोई कत्ल होता और ना ही किसी की जिंदगी बर्बाद होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और